हेलो एवरीवन। आज से हम अपनी एक नई रीडिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये रीडिंग आईएलटीएस 11 कैम्ब्रिज की बुक्स के लिखी है और ये उसका टेस्ट 4 है। एंड आज हम उसके पैसेज 1 के आंसर्स की एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कौन से आंसर्स कैसे आए और उनकी लोकेशन क्या है। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से, जो कि हैं ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। अगर हमारी स्टेटमेंट पूरी की पूरी पैसे से मैच करती है तो हमने ट्रू लगाना होता है आंसर। और अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मतलब कि उसके अपोजिंग होती है, तो हमने फॉल्स लगाना होता है आंसर। और अगर हमें हाफ इंफॉर्मेशन दी होती है, कई बार कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी दी गई होती पैसेज में से, तो हमने नॉट गिवन आंसर लगाना होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है देयर मे बी जेनेटिक कॉजेज फॉर द डिफरेंस इन हाउ यंग द स्किन ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस लुक। वो कहता है कि जो डिफरेंसेस है, मतलब कि जो उन डिफरेंसेस है आइडेंटिकल ट्विंस की, जो स्किन में डिफरेंसेस है, उनके जो कारण हैं, कॉजेज़ हैं, वो जेनेटिक हैं। इसका आंसर हमें मिल जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ के एंड वाली लाइंस में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि एनी डिफरेंस बिटवीन दैम, वन ट्विन हैविंग यंगर लुकिंग स्किन फॉर एग्जांपल मस्ट बी ड्यू टू environmental factors such as less time spent in the sun। यहाँ पर यंगर लुकिंग स्किन, मतलब कि जो स्किन जवान रहती है, उसकी बात हुई है, जैसे कि हमारी स्टेटमेंट में भी है हाउ यंग द स्किन लुक ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो जुड़वा होते हैं बच्चे, और एक जैसे दिखते हैं, तो उनकी बात की गई है। तो उसका कारण वो जो हमारी स्टेटमेंट है वो कहती है जेनेटिक कॉजेज़ है, बट हमारे पैसेज के हिसाब से वो जो रीज़न है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है हमारी स्टेटमेंट अपने पैसे से, तो हम इसका आंसर फॉल्स लगाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्विन्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन इलनेस देन नॉन ट्विन्स। तो वो कहता है जो ट्विन्स हैं, जो यानी कि जुड़वा हैं, उनको रिस्क ज़्यादा होता है कोई पर्टिकुलर इलनेस यानी कि डिजीज़ उनकी बॉडी में आने का। किसके कंपैरेटिवली, देन से ये कंपैरिजन कर रहा है कि किसके कंपैरेटिवली, नॉन ट्विन्स के कंपैरेटिवली। तो इसका आंसर हम सेकंड पैराग्राफ की लास्ट वाली लाइंस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है इफ़ यानी कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स आर मोर सिमिलर टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एन एलमेंट का मतलब होता है डिजीज़ और इलनेस, यानी कि हमारे पैसेज का एक वर्ड मिल गया हमें। देन फ्रैटर्नल ट्विन्स आर देन vulnerability to the disease must be rooted at least in part in heredity। तो यहाँ पर दो ट्विन्स की बात की गई है, आइडेंटिकल ट्विन्स एंड फ्रैटर्नल ट्विन्स। फ्रैटर्नल ट्विन्स वो होते हैं जो एक जैसे नहीं दिखते पर होते जुड़वा ही हैं, यानी कि एक ही समय पर उनका बर्थ हुआ होता है, और आइडेंटिकल ट्विन्स एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर डिजीज़ की भी बात हुई है, जैसे कि एलिमेंट की। तो आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रैटर्नल ट्विन्स के डिजीज़ की बात हुई है, नॉन ट्विन्स की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई है, मतलब कि इंफॉर्मेशन हमारी मिसिंग है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। नेक्स्ट वन इज़ बोचार्ड एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर्स फॉर ट्विन्स हु हैड बीन सेपरेटेड एट बर्थ। बोचार्ड यहाँ पर किसी पर्सन का नेम है, तो उसने एडवर्टाइज किया न्यूज़पेपर में किनके लिए, जो जुड़वा बच्चे बर्थ होते ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो इसका आंसर हमें जो फोर्थ पैराग्राफ है यहाँ से हमें मिल जाएगा। बट ट्विन स्टडीज took a surprising twist in 1980s with the arrival of studies into identical twins who had been separated at birth and reunited as adults।
तो यहाँ पर हमारी जो सेपरेशन वाली बात है कि ट्विंस बर्थ के दौरान अपने सेपरेट हो गए थे यानी कि अलग हो गए थे, वो हमारी यहाँ पर मिल जाती है। फिर उधर उसके बाद जो डॉक्टर बुचार्ड की भी बात आती है। ओवर 2 डेकेड्स यानी कि 2 दहाके तक यानी कि 20 साल तक 137 सेट्स ऑफ ट्विंस इवेंचुअली विजिटेड थॉमस बुचार्ड लैब in what became known as मिनेसोटा स्टडी ऑफ ट्विंस रियर्ड अपार्ट। तो डॉक्टर बुचार्ड ने इन जो सेपरेटेड ट्विंस की स्टडी भी की थी, बट यहाँ पर हमें कहीं भी एडवर्टीज़मेंट की बात नहीं आती दिखती है, तो इंफॉर्मेशन फिर से हमारी मिसिंग है, तो आंसर फिर से हमारा नॉट गिवन आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ epigenetic processes are different from both genetic and environmental processes। तो ये कहता है कि epigenetic processes हैं वो different होते हैं यानी कि अलग होते हैं किन से, genetic और environmental processes से। तो इसका आंसर भी हमें नेक्स्ट पेज पर मिलेगा। जो फर्स्ट पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज का, उसकी स्टार्टिंग वाली लाइंस में मिल जाएगा। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट फील्ड कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। तो हमारी एपिजेनेटिक्स की शुरुआत होगी की बात हो रही है यहाँ पर। देयर इज़ अ थर्ड फैक्टर ऑल्सो इन प्ले, वन दैट इन सम केसेस सर्व एज ब्रिज बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड अवर जीन्स। तो यहाँ पर वो कहता है कि एक रिसेंटली फील्ड है, यानी कि इसके बारे में शायद रिसेंटली ही पता चला है, उसका नाम है एपिजेनेटिक्स। और इसको ये थर्ड फैक्टर बता रहे हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर ये जीन्स और एनवायरनमेंट को बता रहे हैं, यानी कि थर्ड फैक्टर आ गया और ये एज अ ब्रिज उनके बिटवीन काम कर रहे हैं, यानी कि ये इन दोनों को जॉइन करता है। तो जॉइन करता है यानी कि इनके जैसा तो नहीं हुआ, यानी कि इनके अलग ही है, और ये कह भी है कि थर्ड फैक्टर है, यानी कि ये पक्की बात होगी कि ये इनसे अलग है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो पूरी हमारे पैसे से मैच करती है कि ये एपिजेनेटिक प्रोसेसेस डिफरेंट होती है बोथ, यानी कि इन दोनों से, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस से। देयरफॉर यानी कि हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ना कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं, तो इनमें हमें पता लगाना होता है कि ये वाली स्टेटमेंट्स किस इंसान ने कही थी या फिर किस रिसर्चर और साइंटिस्ट ने कही थी। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर उसकी लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पर इनमें से किसी इंसान ने कही थी, और जो भी उसका आंसर होगा उसका लेटर हम आंसर के तौर पर लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, इनमें से किसी एक रिसर्चर ने इन्वेंटेड अ टर्म यूज टू डिस्टिंग्विश टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कहता है कि इनमें से किसी एक रिसर्चर ने एक टर्म को इन्वेंट किया है जो अंतर करता है, डिस्टिंग्विश मतलब किसी चीज़ में अंतर करना, डिफरेंस ढूंढना, अंतर करता है कुछ किसी दो फैक्टर्स जो कि हमारे ह्यूमंस के करैक्टरिस्टिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसका आंसर हमें फोर्थ पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो ये कहता है कि द आइडिया ऑफ यूजिंग ट्विन्स टू मेजर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी डेट्स बैक टू 1875 व्हेन द इंग्लिश साइंटिस्ट फ्रांसिस गाल्टन। तो ये यहाँ पर हमारे एक रिसर्चर का नाम आ गया है। फर्स्ट सजेस्टेड द अप्रोच एंड कॉइंड द फ्रेज नेचर एंड नर्चर। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताता हूँ मैं, जो ये कॉइंड द फ्रेज है, ये एक ईडियम है जिसको हम किसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, ईडियम है ये, जिसको हम इन्वेंटेड अ टर्म की जगह यूज़ कर सकते हैं। कॉइंड द फ्रेज मतलब किसी चीज़ को इन्वेंट करना। तो इसने क्या, फ्रांसिस गाल्टन ने क्या इन्वेंट किया, नेचर और नर्चर। ये नेचर का मतलब होता है कि किसी इंसान की क्या स्वभाव है, उसकी प्रकृति क्या है, और नर्चर मतलब कि ऐसे उसका पालन पोषण हुआ है। तो इसी से हमारे ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो इसने इनके ऊपर काम किया, इनका डिफरेंस ढूंढा इसने,
तो ये हमारी स्टेटमेंट से मैच करता है, ये वाली लाइंस जो फ्रांसिस गाल्टन की हैं। तो इसका हम आंसर ए लगा देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज expressed the view that study of epigenetics will increase our knowledge। तो ये कहता है कि इनमें से किसी एक साइंटिस्ट ने अपना व्यू एक्सप्रेस किया, कि अपना व्यू बताया कि जो एपिजेनेटिक्स की स्टडी है वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगी। तो इसका आंसर हमें लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। हैविंग सेड दैट रीड्स ऐड, रीड्स यहाँ पर हमारे डैनियल रीड की बात हो रही है, जो हमारे एक रिसर्चर हैं। तो रीड्स ऐड करते हैं कि रीड्स कहते हैं कि द लेटेस्ट वर्क इन एपिजेनेटिक्स प्रोमिसेस टू टेक आवर अंडरस्टैंडिंग इवन फर्दर। तो वो कहता है जो हमारा लेटेस्ट वर्क हुआ है, अभी रिसेंटली वर्क हुआ है एपिजेनेटिक्स के फील्ड में, वो पक्का ही प्रोमिसेस मतलब पक्का ही हमारे अंडरस्टैंडिंग मतलब सोच समझ को आगे ले जाएगा। तो सोच समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग को हम नॉलेज के पर्सपेक्टिव से यानी कि नॉलेज के सिनोनियम की तरह यूज़ कर अगर देखें तो ये स्टेटमेंट हमारी मैच हो जाती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये डैनियल रीड के द्वारा दी गई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलप्ड अ मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। तो इनमें से किसी एक रिसर्चर ने एक मैथमेटिकल मेथड इन्वेंट किया है कि किस चीज़ का मेजर करने के लिए जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस को। तो इसका आंसर हमें फर्स्ट पेज के 5th पैराग्राफ में मिल जाएगा। बुचार्ड एंड हिज कलीग्स, यहाँ पर थॉमस बुचार्ड की बात हो रही है। मतलब कि जब वो आगे बात करते हैं ना, पहले एक बार नाम ले लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद उनके सरनेम से ही उनको बुलाते हैं रीडिंग्स में जो भी रिसर्चर होते हैं। तो वो कहता है बुचार्ड एंड हिज कोलीग्स, जो उसके साथ काम करते थे, बुचार्ड और उसके साथ काम करने वाले, यूज्ड द माउंटेन ऑफ डाटा टू आइडेंटिफाई हाउ फार ट्विन्स वर इफेक्टेड बाय देयर जेनेटिक मेकअप। तो इन्होंने बहुत सारा डाटा यूज़ किया कि ट्विन्स कैसे इफेक्ट होते हैं, कैसा उन पर इम्पैक्ट पड़ता है उनके जीन्स के द्वारा। The key to their approach was a statistical concept called heritability। तो यहाँ पर statistical आ जाता है हमारा, ये एक की पॉइंट है जो हमारी स्टेटमेंट से मैच करता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि डाटा को, जो डाटा होता है उसको एनालिसिस करना। तो इसको हमें एक ये मैथमेटिक्स की ब्रांच ही है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ही है। तो इन्होंने एक मैथमेटिकल मेथड ही यूज़ किया ना कि कैसे ट्विन्स जीन्स के द्वारा इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस कहता है, इन्फ्लुएंस को हम एज ए इफ़ेक्ट ले सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो थॉमस बुचार्ड था यानी कि हमारा सेकंड रिसर्चर है, उसने एक मैथमेटिकल मेथड यूज़ किया था जेनेटिक इन्फ्लुएंस को मेजर करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा पायोनियर्ड रिसर्च इनटू जेनेटिक्स यूजिंग ट्विन्स। पायोनियर्ड मतलब होता है किसी काम को सबसे पहले करना, फर्स्टली करना। तो ये कहता है इनमें से किसी एक रिसर्चर ने पायोनियर्ड क्या किया रिसर्च, मतलब उसने सबसे पहले रिसर्च की किस फील्ड में, इनटू जेनेटिक्स यूजिंग ट्विन्स। ट्विन्स को यूज़ करके जेनेटिक्स में रिसर्च उसने सबसे पहले की। तो इसका आंसर हमें 4th पैराग्राफ में मिल जाएगा, उसकी स्टार्टिंग में। द आइडिया ऑफ यूजिंग ट्विन्स टू मेजर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी डेट्स बैक टू 1875 व्हेन द इंग्लिश साइंटिस्ट फ्रांसिस गाल्टन फर्स्ट सजेस्टेड द अप्रोच। तो यहाँ पर हेरिडिटी होता है कि जो ह्यूमन के एक बेबी में कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं अपने पेरेंट्स के, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस और उनके फिजिकल फीचर्स। तो ये इसको हम जीन्स के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि हमारी स्टेटमेंट में दिया गया है। तो जो ट्विन्स को मेजर करना कि हेरिडिटी के बेसिस के ऊपर, जीन्स के बेसिस के ऊपर, तो ये फर्स्ट इन्हीं के द्वारा इनकी फ्रांसिस गाल्टन की ही अप्रोच थी। तो ये हमारी स्टेटमेंट से मैच करता है, तो इसका आंसर हम ए लगा देंगे। नेक्स्ट वो कहता है कैरिड आउट रिसर्च इनटू ट्विन्स हु हैड लिव्ड अपार्ट।
तो इनमें से किसी एक रिसर्चर ने रिसर्च की किन के ऊपर, ट्विंस के ऊपर, यानी कि जुड़वा के ऊपर जो अलग रहे हैं। यहाँ पर अलग रहने का मतलब ये कह रहा है कि जब वो उनका बर्थ तो इकट्ठे हुआ था पर वो बर्थ के टाइम ही सेपरेट हो गए थे। तो इसका आंसर भी हमें फोर्थ पैराग्राफ की 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन में मिल जाएगा। बट ट्विन स्टडीज took a surprising twist in 1980s with the arrival of studies into identical twins who had been separated at birth and reunited as adults। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि इन्होंने स्टडीज़ की उन आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर जो कि अपने बर्थ के टाइम सेपरेट हो गए थे, एक दूसरे से अलग हो गए थे और रीयूनाइट हुए एज अडल्ट्स। जब वो बड़े हुए तब वो एक दूसरे से मिले। ओवर 2 डिकेड्स यानी कि 20 साल तक 137 सेट्स ऑफ ट्विंस इवेंचुअली विजिटेड थॉमस बुचार्ड लैब इन व्हाट बिकेम नोन एज मिनेसोटा स्टडी ऑफ ट्विंस रियर्ड अपार्ट। तो यहाँ पर डॉक्टर थॉमस बुचार्ड के की लैब में एक 137 सेट्स ऑफ ट्विंस आए ऐसे जो कि अपने बर्थ के टाइम एक दूसरे से बिछड़ गए थे। तो उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की लैब में और इस स्टडी को उन्होंने मिनेसोटा स्टडी ऑफ ट्विंस का नाम दिया। मतलब हमारी स्टेटमेंट से मैच होता है कि इनमें से एक रिसर्चर ने ट्विंस के ऊपर रिसर्च किया है जो कि अपने बर्थ के टाइम अलग हो गए थे। तो उन रिसर्चर का नाम क्या है? थॉमस बुचार्ड। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट हमारे एक टाइप के फिलअप्स हैं। इसमें हमें जो एपिजेनेटिक प्रोसेसेस हैं उनकी एक टाइप की समरी बनानी है और उसमें जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको फाइंड करना है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड तो एज इट इज सेम हम पैसे से भी उठा सकते हैं, पर हमने इन वर्ड्स को देखना है कि यहाँ पर कौन सा फिट बैठ सकता है। पैसे से मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए या फिर पैसे के साथ सेम भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन एपिजेनेटिक प्रोसेसेस डैश इन्फ्लुएंस the activity of our genes, for example in creating our internal dash। तो यहाँ पर कहता है कि जो एपिजेनेटिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें डैश कोई चीज़ होगी, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी जीन्स की एक्टिविटी को। तो ये एग्जांपल भी देता है कि जैसे क्या क्रिएट करना, हमारे इंटरनल कुछ क्रिएट करना होगा। ऐसे तो हम तुक्का लगा नहीं सकते, तो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो इसका आंसर हमें ये सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर केमिकल रिएक्शंस टाइड टू नीदर नेचर नॉर नर्चर बट रिप्रेजेंटिंग व्हाट रिसर्चर्स हैव कॉल्ड थर्ड कंपोनेंट दीज रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमें एपिजेनेटिक प्रोसेसेस के बारे में बताया गया कि ये केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इन रिएक्शंस के बारे में वो और बता रहा है। दीज रिएक्शन इन्फ्लुएंस करते हैं हाउ अवर जेनेटिक कोड इज एक्सप्रेस्ड, कि कैसे हमारा जेनेटिक कोड बनता है। हाउ ईच जीन इज स्ट्रेंथन्ड और वीकन्ड, इवन टर्न्ड ऑन और ऑफ टू बिल्ड आवर बोन्स, ब्रेन्स एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज़। तो इसका ये जो एपिजेनेटिक प्रोसेसेस एक केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब इन रिएक्शंस का काम दिया गया है कि ये हमारे जेनेटिक कोड को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये कैसे कोई जीन स्ट्रेंथन्ड होता है, यानी कि कोई जीन बनता है या फिर वीकेंड होता है, और क्या करता है ये कि हमारी बॉडी में बोन्स बनाता है, ब्रेन्स एंड और भी जो पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, यही बनाता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट से मिलता जुलता ही है। इन एपिजेनेटिक प्रोसेसेस डैश इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ आवर जीन्स। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि दीज रिएक्शन इन्फ्लुएंस हाउ आवर जेनेटिक कोड इज़ एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर हमें पता चल गया अभी दीज रिएक्शंस हमारे जेनेटिक कोड को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर दीज रिएक्शन कौन से हैं? केमिकल रिएक्शंस हैं। तो हम अपनी यहाँ पर क्लूज़ में देख लेंगे कि कौन सा हमारे साथ मैच करता है। नर्चर नहीं मैच करता, ऑर्गन्स नहीं मैच करता, कोड नहीं मैच करता, केमिकल मैच करता है। तो हम यहाँ पर अपना आंसर डी लिख लेंगे। देखिए मैच कर गई स्टेटमेंट। इन एपिजेनेटिक प्रोसेसेस केमिकल्स इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ आवर जीन्स। तो अब आगे चलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात हो रही है इन क्रिएटिंग आवर इंटरनली बॉडी में ये क्या बनाता है, यहाँ पर तो दिया हुआ है कि बोन्स बनाता है, बोन्स ब्रेन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी बनाता है। तो ये नर्चर तो हमारी बोन्स ब्रेन से मैच नहीं करता, ऑर्गन्स करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑर्गन्स आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल इन क्रिएटिंग आवर इंटरनल ऑर्गन्स। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक प्रोसेसेस इज अनकवरिंग अ वे इन विच आवर जीन्स कैन बी अफेक्टेड बाय आवर डैश। तो ये कहता है कि जो एपिजेनेटिक प्रोसेसेस की स्टडी है उसमें एक वे पता चल रहा है, अनकवर हो रहा है, रिवील हो रहा है कह सकते हैं, इन विच आवर जीन्स कैन बी अफेक्टेड बाय आवर। तो कहता है कि हमारे जीन्स किसी डैश नाम की चीज़ से अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये सेकंड पेज का 4th पैराग्राफ है। वन वे द स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक इज revolutionizing our understanding of biology is by revealing a mechanism by which the environment directly impacts on genes। तो ये कहता है कि जो एपिजेनेटिक स्टडीज रेवोल्यूशनाइजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हमारी जो समझ है उसको चेंज कर रहा है। रेवोल्यूशनाइजिंग का मतलब होता है चेंज करना। ऑफ बायोलॉजी इज रिवीलिंग, तो ये कुछ रिवील कर रहा है। रिवील मतलब कि प्रकट करना किसी चीज़ को। यहाँ पर अगर हम अपनी स्टेटमेंट से देखें तो रिवीलिंग से मैच होता है कि अनकवरिंग मैच होता है। तो एपिजेनेटिक प्रोसेसेस की भी बात होगी, अब रिवीलिंग की भी बात होगी। तो अ वे इन विच आवर जीन्स कैन बी अफेक्टेड बाय आवर डैश। तो हमें कोई एक ऐसा वे ढूंढना है जिससे हमारी जीन्स अफेक्टेड होती हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, रिवीलिंग का मैकेनिज्म को वे से जोड़ सकते हैं हम, बाय विच द एनवायरनमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन आवर जीन। इम्पैक्ट्स यहाँ पर हमारे अफेक्टेड से मैच कर रहा है, उसका सिनोनियम है जीन्स। तो हमारे जीन्स यहाँ पर किससे अफेक्टेड हो रहे हैं, एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पर भी हमें फिलिप्स में आंसर दिया गया है एनवायरनमेंट का, तो हमारा आंसर आ जाएगा ई। द स्टडी ऑफ एपिजेनेटिक प्रोसेसेस इज अनकवरिंग अ वे इन विच आवर जीन्स कैन बी अफेक्टेड बाय आवर एनवायरनमेंट। तो अब इसकी एग्जांपल की बात हो रही है। वन एग्जांपल इज दैट इफ़ अ प्रेग्नेंट रैट सफ़र स्ट्रेस द न्यू बॉर्न रैट में लेटर शो प्रॉब्लम्स इन इट्स डैश। तो अगर कहते हैं कि कोई प्रेग्नेंट रैट अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस से सफ़र करता है, कि स्ट्रेस से गुजरती है वो, तो जो उसका न्यू बॉर्न बेबी रैट होगा, जो नया बेबी रैट आएगा, उसके किसी डैश में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो अब हमें ये फाइंड करना है। इसका आंसर भी ये 4th पैराग्राफ में मिल जाएगा। यहाँ पर भी एग्जाम्पल की बात कर रहा है। स्टडी ऑफ एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल हैव शोन दैट व्हेन अ रैट एक्सपीरियंसेस stress during pregnancy it can cause epigenetic changes in a fetus that led to behavioral problems as the rodent grows up। तो यहाँ पर फीटस मतलब अनबॉर्न बेबी, जो अभी बॉर्न नहीं हुआ है पर अभी अपनी मदर के पेट के अंदर है। तो वो यहाँ पर भी हमारी स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई रैट अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस से सफ़र करता है तो यहाँ पर जो फीटस है उसमें उसके अंदर एपिजेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी एज द रोडेंट मतलब रैट जो ग्रोज अप, जब वो बड़ा होगा उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड बिहेवियर यहाँ पर हमें आंसर में दिया गया है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था, वन एग्जाम्पल इज़ दैट इफ़ अ प्रेग्नेंट रैट सफर्स स्ट्रेस द न्यू बॉर्न रैट में लेटर शो प्रॉब्लम्स, कि उसमें उसकी किसी डैश चीज़ में प्रॉब्लम्स आएंगी, और हमने पढ़ा भी है कि उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ। तो ये हमारा रीडिंग का पैसेज 1 कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में देना, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर
ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।